नमस्कार। बड़ी खबर के साथ मैं हूं दीपक कुमार। कुंदन पाहन ये वो नाम है जो होने को तो हार्डकोर नक्सली था, लेकिन सरकार के सरेंडर पॉलिसी से जुड़ने के बाद फिलहाल ये नाम झारखंड की राजनीति में सबसे ज्यादा सुनाई दे रहा है। ऐसा क्या हो रहा है झारखंड की राजनीति में? आखिर क्यों एक नक्सली जो सरेंडर होकर मुख्य धारा से जुड़ रहा है उस पर सियासत हो रही है? बड़ी खबर में इसी पर बात करेंगे। कुंदन पाहन के आत्मसमर्पण के बाद राजनीति में जाने की बात से सरगर्मी तेज हो गई है। एक तरफ जहां कानून के जानकार इसके लिए पॉलिसी की दुहाई दे रहे हैं, तो वहीं विपक्ष भी इसकी बेबुनियादी पर सवाल उठा रहा है। नक्सलियों को मुख्यधारा में लाने को लेकर बनी पॉलिसी को लेकर कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और राजनीति गलियारों का इस्तेमाल किया। वहीं ताजा मामले में तूल तब पकड़ा जब कुंदन पाहन ने राजनीति में जाने की बात कही। आपको ग्राफिक्स के जरिए बता दें कि पलामू से कामेश्वर बैठा जेएमएम के टिकट पर, पौलुष सुरीन तोरपा जेएमएम, पलामू के विश्रामपुर से युगलपाल जेल में रहकर चुनाव में, पांकी विधानसभा से आरजेडी के टिकट पर केशवर यादव उर्फ रंजन यादव ने चुनाव लड़ा था। हालांकि वरीय अधिवक्ता इसके लिए सरेंडर पॉलिसी पर सवाल उठाते हुए कह रहे हैं कि इतने ज्यादा केसों में आरोपी को अगर सजा माफ की जाती है तो पॉलिसी कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। जिस तरीके का ये जो नोटिफिकेशन है, ये जो पॉलिसी है स्टेट का, इसमें मेंशन्ड है कुछ कैटेगरीज, जिसमें कहते हैं कि जो ऑफेंसेस होंगे वो कुछ अपने पहले ही प्री बार्गेनिंग स्टेज पे ही उसको ख़त्म किया जाएगा, कुछ केसेस होंगे जिसमें प्रोसीड करेगा। तो हम लोगों का कोर्ट से ये विनती होगा कि ये पॉलिसी जो है इस तरह से भी गलत है कि अगर कोई हार्डकोर क्रिमिनल 128 केस का एक्यूज्ड है, अगर छोटे मोटे 4, 5, 10 केसेस उसके ऊपर बनते भी हैं 128 में, तो उसको प्ली बार्गेनिंग में करके ख़त्म ना करे, उसमें प्रोसीड करे कोर्ट। वहीं विपक्ष भी सरेंडर पॉलिसी को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहा है। देखिए, पार्टी बराबर इस विचारधारा की रही है कि जो हमारे भाई मुख्य धारा से भटक गए हैं उनको लाना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार की बातें आ रही हैं और जितना बड़े पैमाने पर स्वाभाविक है कि जो सरेंडर पॉलिसी है, मुझे लगता है कि मेरा जो व्यक्तिगत विचार है, एक बार इस प्रकार के केसों में इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। नक्सली मुख्यधारा में लौटे, लेकिन अगर उन्होंने अपने नक्सली जीवन में जघन्य अपराध किए हैं तो फिर वो माफी लायक कैसे हो सकते हैं? फिर सरेंडर पॉलिसी पर सवाल खड़े होंगे जो हो रहे हैं। जरूरत है इस दिशा में एक ऐसा निर्णय लेने की या पॉलिसी बनाने की जिसमें कानून का भी सम्मान हो और नक्सली मुख्यधारा में आ सके। न्यूज इंडिया के लिए रांची से ओम प्रकाश सिंह की रिपोर्ट। हार्डकोर नक्सली कुंदन पाहन के सरेंडर के बाद सरकार का एक धड़ा आत्मसमर्पण नीति पर सवाल उठा रहा है। तो वहीं न्यायालय के संज्ञान के बाद सरकार की परेशानी बढ़ती दिख रही है। मीडिया में आई खबरों पर झारखंड हाई कोर्ट ने खुद संज्ञान लेते हुए कुंदन पाहन के सरेंडर पर सवाल उठाया है। तो कुंदन पाहन को हीरो बनाकर पेश किए जाने और आत्मसमर्पण नीति को लेकर अब सरकार की जो कवायद चल रही है उस पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है और इस मामले में अब देखना होगा कि क्या सरकार का रुख होता है। कुंदन पाहन वो नाम जिससे पुलिस महकमा भी सख्ते में आ जाता था, जो तब तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया जब तक उसने खुद आत्मसमर्पण नहीं किया, भले ही पुलिस ने इसके लिए काफ़ी कोशिशें क्यों न की हो। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से
उसे हीरो बनाया गया, तब समर्पण नीति पर सवाल उठने लगे हैं। हमारे साथ हेमंत कुमार शेखरवार जुड़े हुए हैं, अधिवक्ता हाईकोर्ट के। हेमंत जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। थैंक यू। हेमंत जी, सरेंडर पॉलिसी झारखंड की क्या कहती है? पहले ये हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा संक्षेप में एक आइडिया दे दें। ये जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की, जी, जिसमें इन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है कि जो भी टेररिस्ट हों, एक्सट्रीमिस्ट हों, वो लोग अगर मुख्य धारा से हटके फिर से अगर आना चाहते हैं इस पे, तो उन लोगों को सरेंडर करने का प्रोविजन है। और उसके तहत कहा गया है कि जो लोग सरेंडर करते हैं उन पे जो इनामी राशि होगी वो उन लोगों को दी जाएगी। और उसके साथ ही उसमें काफी प्रोविजंस हैं। बहुत सा है कि प्री बार्गेनिंग का भी है कि अगर मान लीजिए कोई ऑफेंसेस है जो मजिस्ट्रेट ट्राइबल हो, जिसके लिए कम सजा हो, उसमें अगर वो अपना बार्गेन करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं अपना इन्वॉल्वमेंट, तो उस सब केसेस को छोड़ दिया जाए और वो सब केसेस में प्रोसीड नहीं किया जाए। इस तरीके से पॉलिसी ड्राफ्ट की गई है, जिसके कारण जो हार्डकोर नक्सलाइट्स हैं, क्रिमिनल्स हैं, जो कानून के हाथों से काफी दूर रहते हैं, वो अब मुख्य धारा में जुड़ने के नाम पर आ जाएं, सरेंडर करें और सरेंडर करके फिर वो जिस तरीके से भी कोर्ट में मैटर प्रोसीड होते हैं वो प्रोसीड करें। जी हेमंत जी, जहां तक मैं समझ सकता हूं, मेरे हिसाब से सरेंडर पॉलिसी का मकसद ये है कि जो नक्सल गतिविधियों की वजह से विकास कार्यों में बाधा पड़ रही है उसे दूर किया जाए और नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़ा जाए। लेकिन ये जो आत्मसमर्पण नीति है वो तो ऐसा लग रहा है कि साष्टांग दंडवत कर रही है सरकार नक्सलियों के सामने। बिल्कुल बिल्कुल, आपका ये जो कहना है उससे मैं 100% सहमत हूं। और ये जो पॉलिसी बनाई गई है सरकार के द्वारा, ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसपे कोर्ट को इंटरफेयर करना चाहिए और इस पॉलिसी को ही इमीडिएटली खत्म करनी चाहिए। हम लोगों ने कोर्ट के सामने ये बात को आज रखा है कि ये जो पॉलिसी है ये हार्ड अर्न्ड मनी है हम आम सिटीजन्स का। वो पैसे को वो लोग बांट रहे हैं हार्डकोर क्रिमिनल्स, कुंदन पाहन जैसे जो एक्यूज्ड हैं, जिनके ऊपर 128 केसेस हैं। 128 केसेस में MP सुनील दत्तो के मर्डर केस में भी उसका इन्वॉल्वमेंट आया। बिल्कुल। एक रमेश सिंह मुंडा जो मिनिस्टर थे, उसके मर्डर केस का भी ये एक्यूज्ड हैं। उसके बाद जो SSP हमारे प्रभात कुमार जी थे, यही कुंदन पाहन को अरेस्ट करने के लिए गए हुए थे, उनके ऊपर भी गोली चलाया गया था इन्हीं के दस्ता के लोगों के द्वारा। उसमें भी 3 पुलिस वालों की डेथ हुई थी। इन लोगों ने बॉम्ब ब्लास्ट करके 6 पुलिस वालों को मारा था, एक DSP को मारा था, ICICI बैंक के 5 करोड़ रुपए लूटे थे, लंबी फहरिस्त है, 1 केजी से ऊपर सोना लूटा था। तो इस तरह के लोगों का आज जो सरकार इस चीज की वाहवाही लूट रही है, हमारा कहना है कि ये कुंदन पाहन का सरेंडर नहीं है सरकार के सामने, बल्कि सरकार का सरेंडर है कुंदन पाहन के सामने। जी हेमंत जी, थोड़ा सा और आपका वक्त लेंगे, हम चाहेंगे आप हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ कुछ और मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं। हमारे साथ नक्सल मामलों के जानकार वशिष्ठ तिवारी जी जुड़े हुए हैं, साथ ही ललित ओझा जी जुड़े हुए हैं, आजसू नेता हैं। और हम अपने दर्शकों को याद दिला दें कि कुंदन पाहन को जिस तरह से हीरो बनाकर पेश किया गया है और उस पूरे घटनाक्रम को लेकर और सरकार की आत्मसमर्पण नीति को लेकर आजसू नेता अनशन पर बैठे हुए हैं। ललित जी, क्या कहना है पार्टी का और क्या रुख है? ये पार्टी का ये साफ मानना है कि ये मुख्य धारा में भटके हुए लोगों को लाने के लिए ये नीति बनी है कि आज जो युवा है वो कुंदन पाहन को आदर्श मानकर AK-47 और 56 उठाएंगे। ये इस परंपरा की शुरुआत सरकार ने किन परिस्थितियों में की है, इसका जवाब देना चाहिए और महामहिम राष्ट्रपति भारत को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आदर्शों को चुनने की चुनौती हो गई है झारखंड के युवाओं को कि वो महेंद्र सिंह धोनी बनेंगे, दीपिका कुमारी बनेंगे कि कुंदन पाहन बनेंगे। बिल्कुल। वशिष्ठ जी, ललित ओझा जी जो कह रहे हैं उससे कितना सहमत हैं आप? ये मान है कि सरेंडर पॉलिसी जनता के साथ धोखा है। अच्छा। और जो लोग सरेंडर कर रहे हैं वो लुटेरे थे, कभी नक्सली नहीं थे। अगर नक्सली होते तो उनको सरेंडर करने की जरूरत नहीं पड़ती। उनका एक आदर्श होता है। नहीं, जिस प्रकार से सरकार ने
ये नक्सल को सरेंडर कराने की पॉलिसी लाई है। निश्चित रूप से सरकार ने घुटने टेका है और ये इसलिए टेका है क्योंकि इसको 220 कंपनियों को जो एमयू करने के लिए जा रही है, जमीन देने जा रही है, उसकी बाध्यता है कि इनके साथ वो तालमेल करे। ये दोनों एक व्यक्तिगत अतिवादी व्यवस्था के लोग हैं और एक शासकीय अतिवाद दोनों चलाकर जनता को पीस रहे हैं और दोनों घूस ले रहे हैं। और इस सरेंडर पॉलिसी के बीच में एक शासकीय वर्ग के लोगों का भी एक बहुत बड़ा दलाली है, जिस दलाली के चलते सरेंडर पॉलिसी कराया जा रहा है। और नक्सलियों को भी लगने लगा था कि जो लेवी के पैसे चोरी किए हैं और इनके रिश्तेदारों के पास है, सरकार ने एक दमन की नीति चलाई कि उनके रिश्तेदारों की जगह जमीन को सीज किया जाएगा, नहीं तो नक्सली सरेंडर करें। तो उस डर से अपने पैसे को बचाने के लिए और अपने को बचाने के लिए सरेंडर कर रहे हैं। सरेंडर पॉलिसी कोई सही पॉलिसी नहीं है, ये जनता के साथ धोखा है। बिल्कुल, लोगों को इन लोगों ने मारा है, सुना जाए जी, चाहे वो नक्सलियों ने मारा कि पुलिस की मुखबिरी करते हैं, चाहे पुलिस ने मारा कि नक्सलियों का काम करते हैं, तो उनको क्या मिला? नक्सलियों को प्राइज मिल रहा है, पुलिस को प्राइज मिल रहा है, लेकिन जिनके घर के बेटा बाप जो छीने गए उनको पुलिस ने, उसको सरकार ने क्या दिया? उनके साथ में अन्याय हुआ है और ये पॉलिसी को खारिज होना चाहिए। ये कोई विकास की पॉलिसी नहीं है। ये इस तरह से युवाओं में बहुत गलत मैसेज आ रहा है कि युवा अपना ग्रुप बनाएंगे, बंदूकें उठाएंगे, जिसकी बड़ी हथियार होगी, जितने हत्या करेंगे सरकार उनको पॉलिसी में लाकर सरेंडर कराएगी। ये बहुत गलत मैसेज सोसाइटी में जा रहा है। जी वशिष्ठ जी, जिस तरह से आपने तल्ख टिप्पणी की, हम बीजेपी नेताओं से भी संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, जल्द ही उनकी भी प्रतिक्रिया लेंगे, लेकिन ये समझना जरूरी है कि क्या इतने कमजोर हैं झारखंड के युवा कि वो अपना आदर्श चुनकर गलत दिशा का रुख कर लें? और क्या वजह हो सकती है कि झारखंड के युवाओं की मन स्थिति इस तरह की हो सकती है? आज एक युवा ही तो बंदूक उठाए थे और इनको बरगला कर बंदूक जिस हिसाब से लाया गया, आज नक्सलवाद के बड़े नेताओं को इसका मूल्यांकन करना चाहिए। और ये कहाँ उनकी भूली हुई है, किन लोगों को उन्होंने हथियार को पकड़ाया था, ठीक उसी प्रकार से हुई जैसे अनाड़ी बंदर के हाथ में नारियल दे दीजिए, उसी प्रकार से इन लोगों ने किया है। जो कल तक अपने को क्रांतिकारी कहते थे, आज क्रांतिकारी को सफल कर रहे हैं। क्या आप कहेंगे कि भटके हुए लोग नहीं थे? और नक्सलवाद और माओवाद या मार्क्सवाद, लेनिनवाद कोई ऐसा वाद नहीं है जो कि खत्म हो जाएगा। इसके अंदर के लिए जो बुनियादी व्यवस्था थी, जब तक उसका परिवर्तन नहीं किया जाएगा ये कभी खत्म होने का नहीं है। आज एक जाएंगे, कल दूसरे आएंगे। आप देख रहे हैं कि जब डीजीपी बीडी राम थे, उस समय से ये सरकार ने ही कई एक ग्रुप बनाया है और सबको ये नक्सलवादी कहता है, चाहे वो टीपीसी के लोग हो, चाहे जेजेएमपी के लोग हो, चाहे पीएलएफआई के लोग हो, सबको ये नक्सलवादी ही कहता है, जो कि एक लुटेरी शक्तियां है जिसको सरकार का प्रोटेक्शन है और सरकार वैसे संगठनों को बना रही है इसलिए कि जनता पर दमन किया जाए। जितने जनता का आंदोलन है उस आंदोलन को खत्म करके कॉर्पोरेट लोगों को, एक कंपनी जो 220 लोगों के साथ ग्लोबल समिट में इन्होंने इकरार करने की बात कही है, उनको किस तरह से लाभ पहुंचाए, कैसे इनको मोटी रकम आए, उस रकम को लेने के लिए इन्होंने इस प्रकार की स्थिति तैयार किया है। और नक्सलियों के पास ये लेवी के पैसे 50 करोड़ 100 करोड़ जो आप लोग मीडिया में देते हो, हम लोग पढ़ते हैं, उस प्रकार जो स्थिति आई है, इस स्थिति का मूल्यांकन करने की जरूरत है आज के युवा को। और आज के युवाओं के अंदर में उस तरह की चीजें हैं जो सोचेंगे। और सभी युवा इसमें तो नहीं, हमने कहा कि सभी झारखंड के युवा उसमें आ गए, चाहे भारत के युवा आ गए, लेकिन ये जो सरेंडर करने वाले युवक हैं उनमें राजनीतिक चेतना नहीं थी, वैचारिक चेतना नहीं थी और न सांस्कृतिक चेतना थी, इसलिए इनको सरेंडर करने की जरूरत पड़ रही है। जी क्या इसका और तकनीकी पहलू हो सकता है? हेमंत जी से थोड़ा हम समझते हैं। हेमंत जी, अब जब कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है इस तरह के मामलों पर, तो क्या उम्मीद की जा सकती है आने वाले वक्त में, क्या परिस्थितियां बनेगी इस नीति को लेकर? एक्चुअली आज जब ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ जैसे ही कोर्ट में बैठी, उसी समय हमने सारे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स को कोर्ट के सामने में प्रोड्यूस किया और कहा कि भाई ये है गवर्नमेंट की नीति। इस नीति के तहत ये हमारे पब्लिक मनी को फ्लोट कर रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। ये जो पैसे इन लोगों को दिया जा रहा है वो उन लोगों को प्रमोट किया जा रहा है और एक्सट्रीमिस्ट लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है कि वो इस चीज के लिए और इंडल्ज्ड हों। उसके बाद हम लोगों ने ये भी प्रेयर किया कोर्ट के सामने कि भाई ये जो पैसा कुंदन पाहन को मिल रहा है उस पर स्टे करे कोर्ट, और कुंदन पाहन जैसे और कितने लोगों को सरकार ने
पैसा दिया है एक्यूज्ड को। अभी हाल में ही हम लोगों ने न्यूज़पेपर के माध्यम से पढ़ा था कि 25 लाख रुपए नकुल यादव को दिया गया। तो इस तरह से उन लोगों ने कितने पैसे बांटे हैं। मैं कोर्ट से ये आग्रह करूंगा इस केस में कि वो कोर्ट सारे जो भी एक्यूज लोगों को पैसा मिला है वो रिकवर करे और ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है इसको एंटायरली क्वॉश करे। और एक ये सरकार से भी ये जवाब मांगी जाए कि भाई ये जो आप लोगों ने पॉलिसी डेवलप किया है, कुंदन पाहन के कांटेक्ट में आप रेगुलरली 1 महीने से थे, जो हम लोगों का न्यूज़पेपर से हम लोग को पढ़ के पता चलता है कि ये पुलिस वाले उसके डीजीपी हो या अदर पुलिस ऑफिसर्स हो, ये 1 महीने से उसके टच में थे और उसको ब्रेन वॉश कर रहे थे कि वो सरेंडर करे। तो ये एक मजाक नहीं है, ये एक मोकरी नहीं है हमारे सिस्टम पे कि जब वो लोकेट हो चुका था, वो एक्यूज्ड है, उसको न पकड़कर सीधा उसको सरेंडर करा के 15 लाख रुपए देने का ये क्या मजाक है। ये पैसा हमारा जो जा रहा है ये हेमंत जी, तो क्या ये कहना चाहते हैं कि जो न्यायिक व्यवस्था है वो ये इशारा कर रही है कि आप गले न लगाएं, सीधे गोली मारें? हम गोली मारने की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे कहने की बात है न्याय उचित जो भी हो, अगर वो एक्यूज्ड को, जो भी एक्यूज्ड है, 302 का एक्यूज्ड है, उसमें फांसी तक की सजा है, कोर्ट के सामने जब वो आएंगे और प्रोसिक्यूशन फेस करेंगे तो एटलीस्ट हमारा ये भी प्रेयर होगा कोर्ट के सामने कि भाई सारे विटनेसेस को प्रॉपर सिक्योरिटी दीजिए। ये हार्डकोर क्रिमिनल है, इन लोगों के अगेंस्ट में बोलने की हिम्मत शायद ही कोई करे, और यदि उसको प्रॉपर सिक्योरिटी मिले और उसके अगेंस्ट में अगर बोले तो वो आदमी का तो सजा और कुछ नहीं, फांसी का सजा है। जो 128 केसेस का एक्यूज है, जिसमें 50 केस मर्डर केस होंगे उसके ऊपर, तो वो सारे केसेस का एक्यूज है। तो वैसे लोगों को तो एक संभावना है, भले ही आप इनाम की राशि दे दें, लेकिन फेयर ट्रायल तो जरूर होना चाहिए उन आरोपों पर जो उस व्यक्ति पर लग रहा है। बहरहाल ललित जी के पास चलते हैं। ललित जी, मैं कुछ नाम लेता हूं और उसके बाद फिर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा इन्हीं नामों पर। कामेश्वर बैठा, पॉलस सुरीन, युगल पाल, केशवर यादव और अब कुंदन पाहन। ये एक प्रक्रिया है भारतीय लोकतंत्र का गला घोटने का। ये जो फेक सरेंडर पॉलिसी है, ये लोग जो पूरा गरीब जनता का शोषण कर रहे हैं, बड़ी बड़ी लेवी वसूल रहे हैं, ऐशो आराम से पूरी जिंदगी जीने के बाद ये हुंकार भर रहे हैं कि हम जनप्रतिनिधि बनेंगे और भारत सरकार और सरकारी योजनाओं को गरीब लोगों तक पहुंचाएंगे। ये पूरा सिस्टम पे सवाल उठने जैसा है और इस सरेंडर पॉलिसी पे तो तुरंत इस पे इंटरवेन करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जिनके पास है, प्रेसिडेंट के पास है, स्टेट में गवर्नर के पास है, ये पूरा का पूरा मामला है कि जिन लोगों ने सिस्टम के खिलाफ बंदूक उठाया है वही अब बोलते हैं कि सिस्टम को चलाएंगे। तो कहीं ना कहीं इस पूरे सरेंडर पॉलिसी को समीक्षा करनी चाहिए और इसको रद्द करना चाहिए। जो एक्यूज्ड हैं, आप देख लीजिए भारतीय प्रिजन की क्या स्थिति है कि छोटे छोटे चोरी के लोग 14-15 साल से जेल में हैं और ये जो लोग 117, 128 और 50-50 मर्डर वाले लोग हैं, उनका महिमा मंडन करके यहाँ पे सरेंडर जब कराया जा रहा है तो कहीं ना कहीं पूरा पुलिस महकमा भी इससे दुखी है, वो बोले या ना बोले। और लोकतंत्र का गला घोटने की जो ये कोशिश है उसके खिलाफ आजकल का ये जन आंदोलन है। हमारे युवा विधायक विकास मुंडा जी ने एक बहुत सार्थक पहल किया है और लोगों का आंख खोला है और इस लड़ाई को हम भारत के राष्ट्रपति तक लेकर जाएंगे। लेकिन ललित जी, पार्टी तो सहयोगी है सरकार में, सीधे क्यों नहीं बात हो रही है? देखिए, पार्टी सरकार में सहयोगी है तो कहीं ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है कि सरकार अगर गलत करेगी तो हम उसके खिलाफ सड़क पर नहीं उतरेंगे। बिल्कुल, लेकिन सीधे बात तो कर सकते हैं। सीधे बात तो हम कर रहे हैं, हम तो सड़क पे, हम तो जनता से बात करेंगे। जनता ने जनादेश दिया था। झारखंड में जो इनस्टेबल गवर्नमेंट का जो ये लगातार सिलसिला चल रहा था, आजसू ने पार्टी की कुर्बानी देकर एक स्टेबल गवर्नमेंट दिया राज्य को, लेकिन अब लग रहा कि कहीं जनता को छला जा रहा है। तो निश्चित ही आने वाले दिनों में इस पर बड़ा निर्णय होगा। जी वशिष्ठ जी, तमाम पहलुओं और जो तमाम बातचीत हो रही है आप सुन रहे हैं, जिस तरह से हेमंत जी ने भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का जिक्र किया, ऐसे में इतना तो तय होना चाहिए कि कम से कम राजनीति का रास्ता उनके लिए बंद किया जाना चाहिए जो इतने दुर्दांत नाम रह चुके हैं। नहीं, बिल्कुल, इनको तो राजनीति में आने का हर रास्ते बंद होना चाहिए और जो सरकार इनको मान सम्मान एक बहुत बड़े सिरमौर से के ताज पहना रही है वो ताज भी छीनना चाहिए। और जो हेमंत जी ने कहा है या अभी जो ललित जी ने कहा है कि इनको राष्ट्रपति को हस्तक्षेप करना चाहिए, तो अवश्य इनको हस्तक्षेप करना चाहिए अगर ये सही है। और चूंकि और आपने क्वेश्चन कहा था कि जो सरकार आज लोग सहयोगी है सरकार के अंदर में, उन लोगों को तो इस मुद्दे पर सरेंडर करके वहां से इस्तीफा देना चाहिए।
वो लोग भी इसमें दोषीदार है जितने बीजेपी की सरकार है। बीजेपी के साथ जो भी सहयोगी है उनको इस मुद्दा पर इस्तीफा देना चाहिए था। अगर नहीं देते हैं तो हम लोग तो उनको वही शासकीय दलाल पार्टी के रूप में उनको मानेंगे हम लोग। लेकिन वशिष्ठ जी कोई वैकल्पिक इंतजाम तो बताइएगा ना कि किस तरह से नक्सल समस्या को खत्म किया जाए। सीधे गोली मारना ही एकमात्र विकल्प देख रहे हैं क्या? नहीं, गोली मारना विकल्प नहीं था, ना गोली चलाना विकल्प था। ये हमने अभी आपको कहा कि जो नक्सलवाद था वो गोली का लड़ाई नहीं था, क्योंकि क्रांति तो जनता करती है, कोई नेता नहीं करता है। तो जब तक इनको चारित्रिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक चीजों पर इनके बड़े नेता ट्रेंड नहीं किए होते और इनको गलत रास्ते पर नहीं ले गए होते, ये लूट की पार्टी नहीं बनी होती, तो ये स्थिति पैदा नहीं होती। और जब ये स्थिति पैदा हो गई तो इनके साथ में सरेंडर का पॉलिसी नहीं लाकर इनके अंदर में जो वैचारिक नीति थी, माओवाद का हो चाहे नक्सलवाद का हो, वो तो जनता की आवाज है। बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी कि क्या इस पर रुख होता है, क्योंकि एक व्यापक जनाक्रोश भी देखने को मिल रहा है, न केवल आम आवाम के बीच बल्कि राजनीतिक दलों के बीच भी इस मुद्दे पर अब जोर शोर से बात हो रही है और न्यायपालिका ने भी इस मामले पर संज्ञान लिया है। तो देखने वाली बात होगी कि सरकार इस पर क्या रुख लेती है, क्योंकि ये समस्या झारखंड के लिए नासूर बन चुकी थी और धीरे धीरे सरकार उस दिशा में बढ़ रही थी कि इस समस्या को खत्म किया जाए। लेकिन अब कुंदन पाहन के सरेंडर से एक बार फिर विवाद शुरू हो गया। बहरहाल वक्त हमारे पास नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद ललित ओझा जी, हेमंत कुमार शेखरवार जी और वशिष्ठ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हार्डकोर नक्सली कुंदन पाहन के सरेंडर के बाद सरकार का एक धड़ा आत्मसमर्पण नीति पर सवाल उठा रहा है। वहीं न्यायालय के संज्ञान के बाद सरकार की परेशानी बढ़ती दिख रही है। मीडिया में आई खबरों पर झारखंड हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लेते हुए कुंदन पाहन के सरेंडर पर सवाल उठाया है। क्या कुछ हो रहा है, इस बात पर हमने अभी चर्चा की। फिलहाल चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं इस रिपोर्ट के साथ। मंत्री रमेश सिंह मुंडा, डीएसपी प्रमोद कुमार और आईसीआईसीआई बैंक से 5 करोड़ की लूट की वारदात को अंजाम देने जैसे मामलों में आरोपी हार्डकोर नक्सली कुंदन पाहन के सरेंडर पर झारखंड हाईकोर्ट ने सोमवार को स्वतः संज्ञान लिया। एडवोकेट हेमंत शेखरवार ने कोर्ट में सरेंडर पॉलिसी पर सवाल उठाते हुए आत्मसमर्पण में दी जाने वाली राशि वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि इस तरह की सरकार की नीति से युवा गुमराह होंगे। ये जो अक्यूज्ड कुंदन पाहन है, ये ऑल टुगेदर 128 केस का अक्यूज्ड है, जिसमें बहुत से सेंसेशनल केसेस हैं। जिसका ये अक्यूज्ड है डीएसपी प्रमोद जी के मर्डर केस का अक्यूज्ड है, इंस्पेक्टर बेंच के मर्डर का अक्यूज्ड है, एसएसपी प्रभात कुमार इसी अक्यूज्ड को अरेस्ट करने के लिए जब गए हुए थे तो उनके ऊपर गोली चली थी, उनको इंजरीज हुआ था। एमपी सुनील महतो का केस का अक्यूज्ड है, रमेश सिंह मुंडा मर्डर केस का एक्यूज्ड है। इस तरह के एक्यूज्ड का जब लोगों के बीच में हम लोगों ने सोशल मीडिया से भी ये गैदर किया कि हर लोगों में काफ़ी रोष है कि इस तरह का एक्यूज्ड को प्रमोट किया जा रहा है, इस तरह का इनाम देकर जो आम छोटे मोटे भी नक्सली हैं उन लोगों को भी ये प्रेरणा मिलेगी कि भाई और बढ़ चढ़ के हम क्राइम करें और कल के डेट पे जाकर सरेंडर करें और 15 लाख रुपया 25 लाख रुपये सरकार से लें। हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता राजीव कुमार के मुताबिक कुंदन पाहन का सरेंडर इसलिए भी सवालों के घेरे में है क्योंकि हाल ही के दिनों में नक्सलियों के सरेंडर के वक्त झारखंड में डीजीपी आत्मसमर्पण कार्यक्रम से दूर दिखे। टीम जो है कल सुझाएगा कि कहाँ है जमीन 50 एकड़ वो चिन्हित करके बताएगा। हाँ। वही नक्सल जानकार भी सरकार की आत्मसमर्पण नीति को मात्र छलावा के सिवा और कुछ नहीं मानते। किसानों के आंदोलन ने पूरे देश में इतनी बड़ी तहलका मचाई कि उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्रा और यहाँ तक कि आपका पंजाब में किसान का आंदोलन उभरा था और चीन के कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा था कि आज बंगाल में और भारत में बसंत का ब्रज घोष हुआ है। इसका मतलब वो किसानों की क्रांति बहुत जबरदस्त क्रांति थी, उसको इन्होंने बदनाम किया है। और आज पैसे बनाकर ये लोग सत्ता के खिलौने बनकर आज सरेंडर कर रहे हैं। ये बिल्कुल सरासर एक खिलौना है और ये धोखा है जनता के साथ में। एक तरफ कुंदन पाहन सरेंडर कर रहा था तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के एक विधायक इसके विरोध में अनशन पर बैठ गए और सोमवार को न्यायालय के स्वतः संज्ञान के बाद सरकार की आत्मसमर्पण नीति में क्या कुछ नया बदलाव होता है, आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है।
न्यूज इंडिया के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।